Good morning students, you are welcome in this video and I have come with new topic narration. Okay, you know that that topic was not added in the last year because the CBSE has deleted from the syllabus, but in the session of the 2021 and 22 this topic has been added in case of the year will be complete and examination will be held. In that case this topic is added. Okay, so I teach you today narration and what are the sentences are included in this topic and what are the format of the questions can be. So I tell you and let's know about this topic narration. Okay, narration जो टॉपिक है इसके बारे में हम बात करेंगे एंड नरेशन के बारे में कुछ स्टूडेंट्स जो है हो सकता है पहली बार इस नाम से आप रूबरू हो रहे हो, अवगत हो रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नरेशन कोई नया टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है जो आप अब तक पढ़ते हैं जिसको तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा कई बार ये टॉपिक जो है इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो आप बिल्कुल भी इस बारे में किसी भी तरीके से अनसर्टेन ना हो कि ये टॉपिक नया है, टॉपिक पहले वाला ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसका नाम है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। कंप्लीट। तो आपको बता देता हूं मैं एग्जामिनेशन में इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, एबीसीडी के ऑप्शन मिलेंगे, एबीसीडी के ऑप्शन में से जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट यू हैव टू चूज राइट। ओके, और इसमें ये टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन वे में भी पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट का एक सेंटेंस दे दिया और डायरेक्ट के उस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द रूल्स दैट आई विल टेल यू। तो उसको आपको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको उसका इनडायरेक्ट बनाना है। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा सकते हैं कि आपको, जैसे आपने कई बार अखबार में देखा होगा कि सेंटेंस को हमें क्या करना था, रीऑर्डर करना होता है, या किसी चीज के तरीके से पहली का जो क्वेश्चन होता है कि इसको आप रीऑर्डर में करिए या इसको सिस्टम में जचाइए। अब आपको सिस्टम में किसी चीज को लाने के लिए उसको अगर हम एक क्रमांक से, एक सीरियल से लेकर चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपने ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग के बेस पर। अब सेंटेंस रीऑर्डरिंग क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जो टेंस पढ़ा चुके हैं उसमें भी आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सारी चीज क्या है, अपने ऑर्डर में है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को पहले लगा दिया, सब्जेक्ट को बाद में लगा दिया तो अनसिस्टमेटिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनऑर्डरिक हो जाएगा। उस वे में आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से जब आपको अलग अलग टुकड़े करके सेंटेंस के देगा, आप उसको एक फॉर्मेटिव वे में क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे, तो इस तरीके से वो जो सेंटेंस या इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस रीऑर्डरिंग के बेस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारी ही जो टेक्निक्स है हमारे क्वेश्चंस की उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें कौन से रूल जो है उनको उनके बारे में पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट व्हाट आर द रूल्स टू नो। ओके, तो देखिए अब नरेशन, और नरेशन को अगर हम बात करें तो इसके टू टाइप्स के रूप में हम ये पढ़ते हैं। इसके दो भाग हैं, टू पार्ट्स हैं, और एक पार्ट्स की हम बात करें तो डायरेक्ट, और इसके दूसरे पार्ट्स की बात हम करें इनडायरेक्ट, और इसीलिए हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा ये दोनों स्पीच के हिस्से होते हैं, इसके स्पीच के हिस्से होते हैं, इसीलिए इनको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा,
अब डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको सबसे पहले डिफाइन करता हूं, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट का सीधा सीधा फंडा है, हमें पता है कि हमारे पास सपोज करो फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और एक हमारे पास है सेकंड पर्सन, ओके। अब फर्स्ट पर्सन के बारे में जानते हो कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आयुधि, और सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये कोई फर्स्ट पर्सन जो है, मैं हो सकता हूं, हम सब हो सकते हैं, और ये सेकंड पर्सन है तुम। अब तुम कोई भी हो सकते हो, तुम खुद भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है तुम। यानी कि हम बात करें फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है, कौन होता है, स्पीकर होता है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर होता है। अब मेरी बात को सुनने वाले एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके। स्पीकर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें केवल इस बिहाफ पर चलना है, स्पीकर जो बोलता है, बोलने वाला, अपनी बात को बताने वाला, और आई और वी जो होते हैं वो किसमें आते हैं, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होते हैं, और सेकंड पर्सन जो यू होता है वो अपने आप में लिसनर होता है, क्लियर, ओके। अब हम बात करें कि इतना हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, करना क्या है कि फर्स्ट पर्सन की कोई बात, फर्स्ट पर्सन अपनी बात किसको बताए, सेकंड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन अपनी बात सेकंड पर्सन को बताए तो ऐसा सेंटेंस क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। ऐसा सेंटेंस क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। ध्यान रखना, जब फर्स्ट पर्सन अपनी बात को सेकंड पर्सन को बताए तो ऐसा जो स्पीच होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। तो हम यहां नोट कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब फर्स्ट पर्सन अपनी बात को सेकंड पर्सन को बता दे तो ऐसा स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। चलो बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। चलो अब बात किसके पास है, सेकंड पर्सन के पास, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन के बारे में जानते हो कौन है। और थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन कौन हो सकता है, ही, सी, इट, दे, या कोई भी नेम, ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं थर्ड पर्सन, क्लियर। ध्यान रखें, करना क्या है अभी बताता हूं। अब कोई भी बात सेकंड पर्सन की है, यानी कि फर्स्ट पर्सन से बात किसने सुनी, सेकंड पर्सन ने, और सेकंड पर्सन ने जाके ये बात किसको बता दी, ये बात थर्ड पर्सन को बता दी। यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात कहां तक पहुंच गई, थर्ड पर्सन तक पहुंच गई। लेकिन क्या फर्स्ट पर्सन ने बताई थर्ड पर्सन को, नहीं, ये तो सेकंड पर्सन ने जब फर्स्ट पर्सन की बात सुन ली तो सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को जाकर बता दी। और किसी तरीके का सेंटेंस जो होता है, स्पीच जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कौन सा स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन ने अपनी बात किसको बताई, सेकंड पर्सन को। यहां तक ये बात डायरेक्ट स्पीच की थी, किसकी थी, डायरेक्ट स्पीच की। और यही बात जब सेकंड पर्सन ने सुनकर थर्ड पर्सन को जाकर कन्वे कर दिया, एक्सपोज कर दी, तो इस तरीके का जो सेंटेंस या स्टेटमेंट होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब देखो, अब बात तो किसकी थी, फर्स्ट पर्सन की, और पहुंच किसके पास गई, थर्ड पर्सन के पास। लेकिन क्या फर्स्ट पर्सन ने जाके थर्ड पर्सन को बताई, नहीं बताई। लेकिन फिर भी फर्स्ट पर्सन की बात किसके पास पहुंच गई, थर्ड पर्सन के पास। मीडिएटर कौन रहा, सेकंड पर्सन। इसीलिए ध्यान रखना, ये बात जब फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पे जाएगी तो ये खुद सीधे सीधे बता देगा, तो ये बात डायरेक्ट होगी। लेकिन सेकंड पर्सन ने इसकी चुगली जाकर कर दी थर्ड पर्सन को, तो फर्स्ट पर्सन की बात थर्ड पर्सन के पास पहुंच गई। लेकिन पहुंची कैसे, इनडायरेक्ट, यानी सेकंड पर्सन के थ्रू। अब आपको ये बात मालूम हो गई होगी
कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और मैं समझता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे की बात हम करेंगे कि डायरेक्ट जो है अपने फॉर्मेशन में कैसा दिखाई देता है और इनडायरेक्ट कैसा दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इनफ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। अब देखिए डायरेक्ट दिखाई कैसा देता है ना। मन में उत्सुकता तो होती है, एक्साइटमेंट होता है, कैसा होगा, नाम तो सुन लिया लेकिन होगा कैसा, करना क्या है। ओके, तो देखिए, तो डायरेक्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो डायरेक्ट के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जैसे मैं कोई सेंटेंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा he said she cannot attend the ball because of elements। ओके, ये सेंटेंस मैंने आपको दिया। अब इस सेंटेंस में हम बात करते हैं कि डायरेक्ट में सर आप कह रहे हैं कि कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है जैसे मैंने लिखा। कौन कौन से पार्ट है आपको यहाँ ही से लेकर कॉमा तक का सेंटेंस दिखाई दिया, ये अपने आप में क्लोज होता है ना, अपने आप में क्लोज हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक का, और एक मैंने आपको इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर एक स्पीच यहाँ पे नोट करके दिया है, यहाँ से और यहाँ तक का। ओके, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरबी, और इस स्पीच को हम क्या बोलते हैं, आरएस। ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, एक आरबी का हो गया, एक आरएस का हो गया। आरबी की बात करें, आरबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये वर्ब कैसी है, रिपोर्ट करने वाली। रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें एक तो स्पीकर और दूसरा लिसनर मौजूद होता है। कौन होता है, एक स्पीकर होता है, लिसनर। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन शामिल होते हैं, यानी कि स्पीकर और एक लिसनर। अब बात करती है रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि आरएस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि स्पीकर ने लिसनर से क्या कहा, स्पीकर ने लिसनर से जो बात कही है वो क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। वो क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अच्छा ठीक है, यहां तक तो काम ठीक है सर, आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब बात ये करते हैं कि अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अब हम इस रिपोर्टिंग को भी या रिपोर्टेड स्पीच का करेंगे क्या, इनके साथ करना क्या है। तो देखिए मैं यहां पर कर देता हूं इसका चेंज, और यहां पर मैंने इसका कर दिया he said that she could not attend the ball because of elements। ओके, ये हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर किए हैं, कौन से चेंजेस हुए हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में इस बात का थॉट आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया नहीं चेंज हुआ कैसे। अरे यही तो सारी कहानी हमें बतानी है आपको, यही तो बात हमें आपको बतानी है, यानी कि कौन कौन से चेंजेस होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। अगर आपको एक ही सेंटेंस में सारा मामला समझ में आ जाएगा तो फिर इस टॉपिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि चेंज हुआ तो क्या हुआ, कौन से चेंजेस हमने यहाँ पर किए, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैंने कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो है दोनों को यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को आरबी और आरएस, आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए मैंने क्या ऐड कर दिया, ये भी चेंज होता है, ध्यान रखना ये भी चेंज होता है।
ओके, एक वर्ब हो गई, एक मैंने कंजंक्शन लगा दिया। यहां पर अगर ये है प्रोनाउन तो ये प्रोनाउन भी चेंज होता है, अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब भी चेंज होती है। ठीक है, ये वर्ब भी चेंज होती है। ओके, और आगे अगर हमें कुछ मिलता तो चेंज कर, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंज करनी है। चेंजेस क्या होती है मैं बता देता हूँ। आरबी में कौन सी चीज चेंज होगी और आरएस में कौन सी चीज चेंज होगी। तो आरबी की चीजें बता देता हूँ कि आरबी में चेंज करने लायक चीज कौन कौन सी है। ठीक है ना, तो मैं बता देता हूँ चेंजेस इन आरबी। आरबी में कौन सी चीज बदलनी है। ठीक है, तो आरबी में हमें सिर्फ क्या बदलनी है, वर्ब। आरबी में हमें सिर्फ क्या बदलना है, वर्ब। और अब बात करते हैं आरएस की, कि आरएस में क्या बदलना है। आरएस में हमें क्या बदलना है, ध्यान रखना। आरएस में कौन कौन सी चीज चेंज होगी, ये तो आरबी की चीज थी जो चेंज होगी, ये वाली। और आरएस में कौन कौन सी चीज चेंज होगी, ध्यान रखना। चेंज ऑफ प्रोनाउन, एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे जो आरएस में हमें चेंज करनी है। इसके अलावा सेकंड थिंग इज चेंज ऑफ टेंस, एंड थर्ड थिंग इज चेंज ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स तो बहुत सारे टाइप से एडवर्ब है, लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ टाइम की और प्लेस, टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों एडवर्ब्स को हमें चेंज करना है। तो इस तरीके से चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ एडवर्ब्स, तीन टाइप के चेंज होंगे किसमें, आरएस में। और आरबी में कितने टाइप के चेंज होंगे, सिर्फ वर्ब चेंज होंगे। यहाँ पर जो मैंने चेंज ऑफ टेंस लिखा है, मैं इसको चेंज ऑफ वर्ब भी कह सकता हूँ, चेंज ऑफ वर्ब, क्योंकि वर्ब का सीधा रिलेशन किससे होता है, टेंस से होता है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि हमें आरबी में क्या बदलना है और आरएस में क्या बदलना है। लेकिन सबसे पहले हम जो चेंज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरएस को। क्यों, क्योंकि आरएस पढ़ने से आरबी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आरबी पढ़ लिया तो आरएस समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आरबी का जो चेंज होता है वो आरएस के अकॉर्डिंग ही होता है। और जब तक आरएस का चेंज करना नहीं सीखेंगे तब तक हमें आरबी का चेंज करना नहीं आएगा। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो आज मैं जो है आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन के लिए मैं प्रोनाउन की टेबल जो है आपके लिए तैयार कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है आप उसको जब लर्न कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं टेबल जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, और आप ऊपर नोट कर लेना चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, टेबल फर्स्ट, सब्जेक्टिव, इसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। एक हम बात कर रहे हैं पजेसिव की, और पजेसिव में दो चीजें होती है, ध्यान रखना। मैं बात करने वाला हूँ पजेसिव में, पजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान रखना। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूंगा और दूसरा बात करूंगा पजेसिव प्रोनाउन की। ध्यान रखना इस बात का, पजेसिव एडजेक्टिव अलग कॉन्सेप्ट होता है और पजेसिव प्रोनाउन अलग कॉन्सेप्ट होता है। एक बात हम करेंगे ऑब्जेक्टिव की और एक हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप टेबल में सिर्फ ये देखें कौन सी जगह यहाँ पर सब्जेक्टिव वाले प्रोनाउन है, कौन से पजेसिव वाले हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन से रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और बाकी का काम मेरा है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप सिर्फ नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोनाउन के साथ साथ लिख रहा हूँ।
ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारे प्रोनाउन है, ठीक है। सेकंड पर्सन देखिए, एडजेक्टिव हो गया योर, ठीक है, प्रोनाउन हो गया योर्स, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये बात की ध्यान रखना, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, बाकी सारे प्रोनाउन है, ओके। यू और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर में यूज हो तो योरसेल्फ और प्लूरल में यूज हो तो योरसेल्व्स, क्लियर। थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन में हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन में हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन हैं वो मैंने आपको नोट करा दिए हैं। तो ही सी इट दे, ही का आप लिख सकते हैं हिज, इसका प्रोनाउन भी हिज होगा, सी का हर, इसका प्रोनाउन हर्स होगा, ठीक है, इट का इट्स और इसका प्रोनाउन भी इट्स होगा। दे की बात करें तो दियर और इसका प्रोनाउन क्या होगा दियर्स, क्लियर, ओके। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हिम, यहाँ पे हुआ हर, यहाँ पे हुआ इट और यहाँ पे हुआ देम, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो हिमसेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव हैं, यहाँ पर हुआ हरसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे हुआ इटसेल्फ, यहाँ पे हुआ देमसेल्फ, क्योंकि प्लूरल है, सेल्फ जो है सिंगुलर के साथ जुड़ता है और सेल्फ जो प्लूरल के साथ जुड़ता है। इस तरीके से आप जो है इस आज प्रोनाउन की स्टेबल को अपने माइंड में फिट कीजिए, कल हम जो है आपको प्रोनाउन के चेंज के बारे में बताएंगे, तब तक के लिए आपके माइंड में टेबल फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, कहीं भी किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आप कर पाओगे, यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सो गुड बाय, थैंक यू एंड सी यू अगेन।